आज हम लोग द्विघात समीकरण को स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले हम लोग यहाँ पर द्विघात समीकरण क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, द्विघात समीकरण कहते किसे हैं? वैसा समीकरण जिसका घात 2 हो उसको हम लोग क्या कहेंगे? द्विघात समीकरण। वैसा समीकरण जिसका घात कितना हो? 2 हो, उसे क्या कहते हैं? एक चर वाला द्विघात समीकरण। एक चर वाला द्विघात समीकरण के बारे में यहाँ पढ़ना है। तो एक चर वाला कहने का मतलब अगर खाली x है तो x ही रहना चाहिए, x के साथ y नहीं रहेगा। ठीक है, y तो केवल y ही होना चाहिए, y के अलावा दूसरा चीज़ नहीं होना चाहिए। तो एक चर वाला द्विघात समीकरण, तो वैसा समीकरण या वैसा एक चर वाला समीकरण जिसका घात कितना हो? 2 हो, उसे हम लोग द्विघात समीकरण कहते हैं। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है? अब द्विघात समीकरण का व्यापक रूप, द्विघात समीकरण समझ में आ गया सबको? आया ना? अब इसका हम लोग यहाँ व्यापक रूप देखेंगे। व्यापक रूप, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर में क्या होगा? अगर ये 0 नहीं होता तो समीकरण नहीं कहलाएगा। समीकरण का मतलब ही होता है बराबर में कुछ होना चाहिए, चाहे 0 या कुछ भी हो, इन बराबर में कुछ रहेगा तब ना समीकरण कहेंगे। और नहीं तो सिर्फ अगर इतना हम लिखते हैं तो ये द्विघात बहुपद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अब इसको समीकरण में व्यक्त करने के लिए बराबर में कुछ न कुछ दिखाना होगा, तो इसके बराबर कितना हो जाता है? 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। जहां a बराबर नॉट 0 और यानी a का मान 0 नहीं होना चाहिए। a का मान 0, अगर a का मान 0 हो जाएगा तो क्या होगा उसको थोड़ा सा दिखाएंगे हम। और देखिए, और a b और c तीनों क्या होना चाहिए? वास्तविक संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वास्तविक संख्या होना चाहिए। समझ में आ गया ना? a का मान 0 नहीं होना चाहिए और a b c तीनों क्या होना चाहिए? वास्तविक संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अब बात आती है कि सर a का मान 0 हो जाएगा तो क्या होगा? इसको क्या दिक्कत है कि a का मान 0 नहीं रखते हैं आप? तो ध्यान से देखिए, a का मान अगर 0 रख करके एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कर दे और बराबर में 0 कर देते हैं, कोई दिक्कत? 0 गुने एक्स स्क्वायर करें तो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। प्लस में बी एक्स प्लस सी इक्वल टू क्या हो गया? अब ये 0 का कोई वैल्यू हो रहा है इसमें, 0 को इसमें जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? बी एक्स प्लस सी बराबर 0। क्या ये द्विघात है? ये द्विघात समीकरण रहा? नहीं ना रहा। तो इसीलिए a का मान 0 नहीं रहना चाहिए। a का मान 0, हाँ, अगर b का मान 0 है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि घात तो यहाँ ना है जी, चलेगा। लेकिन a का मान 0 नहीं होना चाहिए, तब उसको बोलते हैं हम लोग क्या? द्विघात समीकरण। क्या बोलते हैं? अब कोई बोल देता क्या ये द्विघात समीकरण है, तो बोलेंगे नहीं, ये द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि इसमें घातों की संख्या 1 है। घातों की संख्या कितना है? तो एक घात वाला समीकरण हो गया। ये क्या हो गया? एक घात वाला समीकरण हो गया। लेकिन हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? द्विघात वाला समीकरण। तो ये द्विघात वाला समीकरण नहीं कहलाएगा। समझ में आ गया अब क्लियर कि a का मान 0 क्यों नहीं रखना है? कोई दिक्कत नहीं है। द्विघात समीकरण का शून्यांक होता है 2। द्विघात समीकरण शून्यांक संख्या कितना होता है? 2 और केवल 2 ही होता है। 2 और केवल 2 ही होता है शून्यांक। इसका शून्यांक को हम लोग अल्फा और बीटा मानते हैं। क्या लेते हैं? अल्फा और। द्विघात समीकरण में शून्यांकों की संख्या कितनी होती है? तो 2 होती है। कौन कौन? अल्फा और बीटा। पहला अल्फा होगा, दूसरा क्या होगा? बीटा होगा। ठीक है, अब यहां पर हम देखते हैं द्विघात समीकरण के प्रकार। द्विघात सूत्र जो होता है उसको हम लोग सिद्ध करेंगे। ठीक है, पहले द्विघात समीकरण के प्रकार देख लीजिए, कितने प्रकार के होते हैं। द्विघात समीकरण 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है शुद्ध द्विघात समीकरण।
और दूसरा होता है मिश्रित, मिश्रित या शुद्ध ना द्विघात समीकरण। ठीक है, शुद्ध द्विघात समीकरण और दूसरा क्या होता है मिश्रित द्विघात समीकरण। यहाँ हम लोग देखेंगे शुद्ध द्विघात समीकरण किसे कहते हैं। शुद्ध द्विघात समीकरण किसे कहते हैं उसको देखिए ध्यान से। जिस द्विघात समीकरण में अज्ञात राशि, अज्ञात राशि किसको बोलते हैं, चर राशि को। किसको बोलते हैं, चर राशि को ही अज्ञात राशि कहते हैं ना। अज्ञात राशि केवल वर्ग के रूप में रहती है, उसे शुद्ध द्विघात समीकरण कहते हैं। ध्यान सुनिएगा, वैसा द्विघात समीकरण जिसमें अज्ञात राशि, जिसमें अज्ञात राशि केवल वर्ग के रूप में रहते हैं, केवल किसके रूप में रहते हैं, वर्ग के रूप में रहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं शुद्ध द्विघात समीकरण। जैसे में एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0 है ना, 4x स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0। ठीक है, ये सब क्या है, ये सब है शुद्ध द्विघात समीकरण। या हो जा सकता है यहाँ पे 25x स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0। ये सब क्या है, देख रहे हैं यहाँ पर ये दोनों जो है वो क्या है, वर्ग के रूप में है ना। चर जो अज्ञात राशि है वर्ग के रूप में है कि नहीं है, इसका भी वर्ग होगा, इसका भी वर्ग होगा कि नहीं होगा। तो वर्ग के रूप में चर राशि होता है, उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, उसको बोलते हैं शुद्ध द्विघात समीकरण। क्या बोलते हैं, शुद्ध द्विघात समीकरण। अब है शुद्ध द्विघात समीकरण को कैसे निकालेंगे, तो इसको थोड़ा आगे देखेंगे। पहले मिश्रित वाला देख लेते हैं एक बार ना, मिश्रित द्विघात समीकरण देख लेते हैं, उसके बाद इसका गणना करना है या चर का मान कैसे निकालते हैं इसके बारे में समझाएंगे। दूसरा क्या है, मिश्रित द्विघात समीकरण। मिश्रित द्विघात समीकरण, जिस द्विघात समीकरण में अज्ञात राशि पहले और दूसरे घात की हो, पहले और दूसरे घात की हो, तो उसे हम लोग मिश्रित द्विघात समीकरण कहते हैं। क्या बोलते हैं, जैसे में देख लीजिए, जैसे में हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस क्या है 8 बराबर 0, या 3x स्क्वायर प्लस में x बराबर क्या है 0। तो यहाँ पर जो देख रहे हैं आप, ये क्या है, ये मिश्रित द्विघात समीकरण है और ये शुद्ध द्विघात समीकरण है। दोनों का पहचान क्या होगा, ये जो होगा, जो चर का मान जो होगा वो किसी न किसी का वर्ग होगा, किसी न किसी का, और ये वर्ग नहीं होगा, ये वर्ग नहीं होगा। कोई दिक्कत, इसमें b इक्वल टू 0 होता है, b का मान क्या होता है 0, और इसमें b इक्वल टू 0 नहीं होता है। b इक्वल टू 0, b का कुछ ना कुछ मान होगा, b का कुछ ना कुछ क्या होगा, मान होता है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब है ये दोनों को गणना करने की विधि, मतलब किस प्रकार से हम लोग इसे निकालते हैं। देखिए अब यहाँ पे शुद्ध द्विघात समीकरण का मूल निकालने की विधि। शुद्ध द्विघात समीकरण जो दिया हुआ रहेगा, जैसे में यहाँ आप देखिए 4x स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0 है। ठीक है, यहाँ हो सकता है यहाँ पे 25x स्क्वायर माइनस 16 बराबर 0 भी हो सकता है ना। तो इन समीकरणों को हम लोग दो तरह से निकाल सकते हैं मान। x का मान जो होगा अज्ञात राशि का मान, यानी मूलों का संख्या जो होगा 2 होगा, तो x का मान जो होगा यहाँ पर दो तरह से निकाल सकते हैं। पहला है वर्गमूल द्वारा और दूसरा है गुणनखंड द्वारा। तो वर्गमूल द्वारा गुणनखंड विधि हम लोग 9th क्लास में बहुत पढ़े हैं। गुणनखंड द्वारा हम लोग x का मान निकालना, बहुत सा क्वेश्चन था उसमें, बहुत सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व भी किए हैं, है कि नहीं। तो अगर वहाँ पे सॉल्व किए होंगे, कुछ याद होगा तो यहाँ अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको, और नहीं भी आएगा तो हम बिल्कुल 0 से इसको बताएंगे किस प्रकार से किया जाता है। तो सबसे पहले यह है वर्गमूल द्वारा। किसके द्वारा हम लोग निकालते हैं, वर्गमूल द्वारा। तो देखिए वर्गमूल द्वारा पहला का निकाल के हम बताते हैं 4x स्क्वायर माइनस 9 है। वर्गमूल विधि द्वारा किस प्रकार से हम निकालेंगे, ध्यान से सुनिएगा। चर वाला संख्या को एक तरफ और अचर वाला संख्या को एक तरफ किया जाता है।
चर वाला संख्या को एक तरफ और अचर वाला संख्या को, तो यहाँ पर हम लोग यहाँ करना क्या है कि चर वाला राशि को एक तरफ और अचर वाला राशि को बराबर को उस पार ले जाना है, मतलब दोनों के एक एक साइड रख देना है। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे यहाँ 4x स्क्वायर के 4x स्क्वायर, ये बराबर के इस पर माइनस में न है, बराबर को उस पर क्या चीज में हो जाएगा जी, प्लस में हो जाएगा। तो 4x स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 9 हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये 4 क्या कर रहा है, इसमें गुना कर रहा है, तो बराबर को उस पर क्या करेगा, भाग करेगा। क्या करेगा, अब आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे कि बराबर की ये साइड अगर वर्ग है तो बराबर को दूसरे साइड ले जाने के बाद वो वर्गमूल में कन्वर्ट हो जाता है ना। तो यहाँ जो x के पावर 2 है ये अंडर रूट कितना हो जाएगा, 9/4 हो जाएगा। और जब अंडर रूट आता है तो प्लस माइनस ले करके आता है, प्लस माइनस। ठीक है, तो अब यहाँ पर हो जाएगा प्लस माइनस 9 का वर्गमूल कितना और 4 का वर्गमूल कितना। तो इस x का मान एक बार ले लेंगे प्लस 3/2 और एक बार लेंगे माइनस 3/। तो इस प्रकार से हम वर्गमूल विधि द्वारा चर राशि का मान ज्ञात कर सकते हैं। किसका मान ज्ञात कर सकते हैं, बोलिए। वर्गमूल विधि में कोई दिक्कत है? वर्गमूल विधि में करना क्या है कि अचर राशि को एक तरफ और चर राशि को एक तरफ करके यहाँ पर क्या करना है, इस प्रक्रिया द्वारा देखिए एक तरफ करना दिए, दोनों को जोड़ा 9 हो गया। ये 4 जो गुना करा बराबर के इस पर करेगा तो क्या करेगा, भाग करेगा। अब यहाँ पर x स्क्वायर इधर का अंडर रूट हुआ, ये प्लस माइनस अंडर रूट होता है, क्या होता है। अब यहाँ पर देखिए एक बार प्लस में ले लेंगे इसका मान 9 का वर्गमूल 3, 4 का वर्गमूल 2, और एक बार ले लेंगे तो यही आपका हो गया वर्गमूल विधि द्वारा। क्या हो गया। अब दूसरा है गुणनखंड विधि द्वारा। तो देखिए गुणनखंड विधि द्वारा इसी को हम कैसे निकालेंगे। तो जैसे में रहेगा 4x स्क्वायर माइनस 9 बराबर क्या, 0। आप लोग अच्छे से पढ़े हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। पढ़े हैं ना, ये 9th क्लास से हम पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, है ना। आगे देखिए क्या करेंगे हम यहाँ पे, ये दोनों को वर्ग में कन्वर्ट कर देंगे, दोनों क्या करेंगे, वर्ग के रूप में कन्वर्ट कर देंगे। तो 4 का 2 और x का x स्क्वायर का x, अब ऐसे अगर करते वर्ग देते हैं तो क्या ये इसका मान इसके बराबर नहीं हो जाएगा। देखिए 2 दूनी 4, x गुने x स्क्वायर हुआ ना। अब इस 9 को भी तोड़ेंगे तो 9 को 3 का स्क्वायर कर देंगे तो ना हो जाएगा। अब बराबर में कितना, कोई दिक्कत। अब ध्यान से देखिए a का मान हो गया 2x और b का मान हो गया 3। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर सीधा साधा है, एक बार प्लस में लिखना है और एक बार माइनस में लिखना है, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो चलिए देखिए 2x प्लस 3 और एक बार 2x माइनस, साफ साफ समझ लीजिए, दोनों पर वर्ग रहेगा और बीच में माइनस होगा, तो ये दोनों को एक बार प्लस के रूप में लिख देना है और एक बार माइनस के रूप में। अब बराबर किस पर क्या है, अब इसके बारे में आप लोग अच्छे से जानते हैं कि एक बार इसके बराबर 0 लेना है और एक बार इसके बराबर भी 0 लेना, बताया ना। काहे, देखिए अगर ये 2x माइनस 3 हम लेना चाहते हैं, बराबर की इस पर जाती भागे ना करेगा जी। तो 2x माइनस 3 बराबर इतना से 0 में भागे तो 0 ही ना होगा, 0 होगा ना। तो हम डायरेक्ट यहाँ 0 ले सकते हैं, कोई दिक्कत। उसी तरह आपकी भाग करे तो ये भी तो 0 हो जाएगा, तो इसका हम ऐसे कर दे 2x प्लस 3 बराबर 0। ठीक है, एक बार इसको लिए तो ये 0 बन गया, एक बार इसको लिए तो ये वाला इधर आके 0 बन गया, है कि नहीं। 2x बराबर किस पर कोची में, उधर है तो क्या मिलेगा, इसीलिए x बराबर 3 बटे कितना, देखिए आ गया ये वाला आ गया ना। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे 2x बराबर किस पर प्लस में है, बराबर कुछ हटा तो कुछ में हो जाएगा, इसीलिए x बराबर -3 बटे कितना होगा। देखिए ये दोनों सेम आया कि नहीं आया। तो ये आपका गुणनखंड विधि है, अभी है वर्गमूल विधि। तो दोनों विधियां से हम लोग चर या अज्ञात राशि का मान ज्ञात कर सकते हैं, कोई दिक्कत। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे हम लोग देखेंगे अब यहाँ पे मिश्रित द्विघात समीकरण का मूल निकालने की विधि।
यानी अभी हम लोग जो देखे थे वो शुद्ध समीकरण, शुद्ध द्विघात समीकरण था, और ये जो यहाँ पर अब हम लोग देखेंगे मिश्रित द्विघात समीकरण ज्ञात करने की विधि। तो मिश्रित द्विघात समीकरण के दो विधि द्वारा इसको भी ज्ञात किया जाता है। पहला है गुणनखंड विधि द्वारा और दूसरा होता है पूर्ण वर्ग, यानी वर्ग पूरा करके या शुद्ध द्विघात समीकरण के रूप में बदलकर ज्ञात करना। तो सबसे पहले यहाँ हम लोग देखेंगे गुणनखंड विधि द्वारा किस प्रकार से हम द्विघात समीकरण को सॉल्व करेंगे। उसके बाद देखेंगे वर्ग पूरा करके या फिर हम कहेंगे शुद्ध द्विघात समीकरण के रूप में बदल करके किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो कोई एक समीकरण हम लिख लेते हैं यहाँ पे और उसको दिखाते हैं आप लोग को। जैसे कि यहाँ पे समीकरण में दिया हुआ है 7x² प्लस 3x और माइनस कितना है 4 है ना। अब बराबर में कितना है। अब यहाँ पर क्या करना है हम लोग को, यहाँ पर गुणनखंड विधि द्वारा क्या करना है, इसमें अचर पद का मान ज्ञात करना है। सॉरी अचर चर पद का, चर का मान ज्ञात करना, अज्ञात राशि का मान ज्ञात करना है। किसको ज्ञात करना है। तो आप लोग 9th क्लास में पढ़े हैं कि जो यहाँ वाला संख्या होता है इसके साथ गुना कर लेता है ना। तो ये बीच वाला को इस प्रकार तोड़ना है। तोड़ना किसको होता है, सिर्फ बीच वाला को। यहाँ पर काम क्या करना है कि बीच वाला को तोड़ने अगर आ गया आपको तो ये इजी है, और तोड़ने नहीं आएगा तो बहुत दिक्कत होगा, लगेगा पहाड़ जैसा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये दोनों को गुना कर देंगे तो सच में कितना हो गया जी 28। अब बीच वाला को ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने पर 3 हो और गुना करने पर कितना होना चाहिए 28 होना चाहिए। तो आप देखिए इस 28 से भी प्राप्त कर सकते हैं कि कैसे तोड़ेंगे, या आपको अगर अपने दिमाग से करना चाहते तो भी कर सकते हैं। देखिए कैसे, पहले हम लोग करके दिखाते हैं 28 से। 28 को हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 बार में लगेगा कितना 14, फिर 2 बार में कितना, फिर 7 बार में, 7 से 1 बार में लग जाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि क्या करे ये सब में कि जोड़ने पर 3 प्राप्त हो जाए तो 2 दूनी और इस 7 को अकेले रहने देते हैं। तो 7 में से अगर 4 जाएगा तो 3 नहीं बचेगा। 7 में से अगर हम 4 को घटा देते हैं तो 3 बचेगा कि नहीं बचेगा। तो इसी को आप लोग तोड़िएगा तो आपको मिल जाएगा कि कहाँ पर इसको कैसे तोड़ना है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग लिखते हैं 7x² प्लस में हो जाएगा 7x और माइनस में हो जाएगा। देखिए यहाँ प्लस 3 होना चाहिए, अगर उल्टा आप लिखते हैं तो दिक्कत हो जाएगा ना। इसको माइनस इसको प्लस नहीं कीजिएगा, हमको हमेशा क्या प्राप्त होना चाहिए प्लस में, और यहाँ माइनस में होना चाहिए। प्लस गुने माइनस बराबर माइनस से नहीं रहेगा। अभी 28 न लेकर कितना लिखेंगे अभी यहाँ बराबर में। अब देखिए यहाँ पर 4 भागों में टूट गया ये, इसको 2 को अलग कर लेंगे, ये 2 को अलग कर लेंगे। ये दोनों में क्या मिल रहा है, दोनों में 7 है और दोनों में x भी है, दोनों में 7 भी है और दोनों में, तो 7x कॉमन कर लेते हैं। अब देखिए 7 के साथ बाहर आ गया, 2 x में से एक x बाहर आ गया है, तो एक x इसके अंदर में है ना अभी। अच्छा, इस 7x के साथ x पूरा बाहर आया तो यहाँ कितना बचा, हो गया, कोई दिक्कत। अब ये दोनों में माइनस है, यहाँ पर दोनों में 4 है ना, खाली मिल रहा है जी। इनमें x रहता तब ना x कॉमन होता, इनमें दोनों में केवल क्या है सिर्फ 4 है, तो -4 कॉमन कर लिए, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे। तो 4 बाहर आएगा तो क्या बचेगा, माइनस माइनस फिर क्या हो जाएगा। अभी 4 के 4 पूरा बाहर है तो अंदर में क्या बचा बराबर में। ये दोनों में देखिए ध्यान से कि इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, कॉमन ले सकते हैं, दोनों में है ना, तो दोनों में है तो एगो लिख सकते हैं इसको और एगो इसके साथ लिखा जाए, क्या बच जाएगा 7x माइनस बराबर में। अब आप लोग अच्छे से जानते हैं, एक बार इसके बराबर 0 लेना है और एक बार इसके बराबर 0 लेना है, तो x + 1 बराबर क्या होगा, और एक 7x - 4 बराबर क्या होगा। तो x प्लस में बराबर कुछ पड़े तो कुछ हो जाएगा
कोई दिक्कत? अब यहाँ पर 7x बराबर किस पर क्या चिन्ह है? माइनस में उस साइड तो क्या चिन्ह हो जाएगा? इसीलिए x बराबर 4 बटा कितना? तो ये निकाले गया किस कौन सा विधि द्वारा? गुणनखंड विधि द्वारा। अगर देखिए ध्यान से सुनिए, अगर यहाँ पर कोई संख्या नहीं रहेगा, यहाँ पर कोई संख्या नहीं रहेगा तो सिर्फ बीच वाला को तोड़ना है और यहाँ वाला संख्या लाना होगा। ठीक है, कहाँ वाला संख्या लाना होगा? यहाँ बीच वाला तोड़ के यहाँ वाला संख्या गुना करके लाना होगा और जोड़ने पर यही आना चाहिए। जैसे जैसे आगे आते जाएगा हम बताते चलेंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया आप लोग को अच्छे से? अब हम लोग देखते हैं वर्ग पूरा करके या शुद्ध द्विघात समीकरण में बदल करके। इसके लिए हम लोग अगले क्लास में देख लेंगे। ठीक है, टाइम हो चुका है। हम लोग इससे पहले गुणनखंड विधि द्वारा तक देख लिए थे कि किस प्रकार से गुणनखंड विधि द्वारा हम लोग अज्ञात राशि का मान निकालते हैं या चर राशि का मान निकालते हैं। आज हम लोग देखेंगे यहाँ पे दूसरा विधि था इसका, वर्ग पूरा करके या शुद्ध द्विघात समीकरण में बदल करके चर का मान ज्ञात करना या अज्ञात राशि का मान ज्ञात करना। तो सबसे पहले आज यहाँ हम लोग सिद्ध करेंगे द्विघात सूत्र। क्या सिद्ध करेंगे? द्विघात सूत्र। तो हम लोग द्विघात सूत्र को सिद्ध करेंगे, जो होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी ए स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। तो इसको हम लोग सिद्ध करेंगे कैसे हुआ। तो सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिए, दो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है। तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अब इसी से हम लोग ये वाला ज्ञात करेंगे, इसी से हम लोग ये वाला ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ देखिए क्या बोला, वर्ग पूरा करके, वर्ग को पूरा करके, है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं, इसमें दोनों तरफ ये लिख देते हैं, दोनों तरफ a से गुना करने पर, a से क्यों गुना कर रहे हैं? क्योंकि a से गुना करेंगे तो यहाँ a स्क्वायर हो जाएगा। तो a स्क्वायर पूर्ण वर्ग हुआ कि नहीं हुआ? ये वर्ग है ना a का, है ना जी। तो वर्ग बनाने के लिए इसको हम लोगों को a से गुना करना होगा। कितना से गुना करना होगा? a से। चलिए देखिए, a गुने a स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर प्लस ए गुने ए बी एक्स, ए गुने बी एक्स तो ए बी प्लस ए गुने सी और ए गुने 0 करें तो क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत है? अब देखिए इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हम लोग को वर्ग यानी ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ना होगा। तो देखिए ध्यान से, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए बी एक्स प्लस, देखिए यहाँ पर ध्यान से ई में सी वाला मिल रहा है क्या? सी वाला मिल नहीं ना रहा है इसमें। 2ab आप लोग जानते होंगे, 2ab जानते हैं कि नहीं जानते हैं? इसमें सी तो नहीं मिल रहा है, तो सी को अभी छोड़ देंगे। यहाँ पर हम इसको अगर 2ab होता है 2a, अब देखिए 2ab के जगह पर यहाँ क्या है? abx है। तो a के जगह पर क्या आ जा रहा है? ax आ जा रहा है, दोनों ax है और इनटू में b। अगर ये गुना कर देंगे हम लोग तो ये वाला नहीं मिल जाएगा, लेकिन इसमें 2 नहीं है तो 2 यहाँ भी लगा देंगे तो ये वाला सी वाला कट जाएगा, तो आगे कि नहीं आया। तो एक्स्ट्रा में हमको क्या लगाना होगा यहाँ पे, अब b बटा 2। यहाँ लिखेंगे b बटा 2 का स्क्वायर और माइनस b बटा 2 का स्क्वायर और प्लस में ac। देखिए जो चीज़ जोड़ रहे हैं वही चीज़ को अगर घटा देंगे तो समीकरण में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देखिए यहाँ पर क्या, इसमें खाली b बटा 2 का स्क्वायर माइनस जोड़ रहे हैं तो यहाँ घटा भी तो रहे हैं इसको, तो समीकरण में कोई फर्क पड़ेगा। अब बराबर में 0 के 0 हो गया। अब देखिए इसको 2ab बनाने के लिए इसको किए थे हम लोग, ध्यान से देखिए तो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ax का होल स्क्वायर कर देंगे इसको प्लस 2 इंटू ए के रूप में क्या आ गया? ax और b के रूप में क्या है? b बटा और प्लस में b बटा 2 का स्क्वायर। अब देखिए ये सब को बराबर को उस साइड ले जाते हैं
तो ये जो प्लस में है माइनस में इधर आएगा तो कुछ में हो जाएगा प्लस में, और ये प्लस में है तो क्या चीज में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? आगे बढ़ते हैं। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी का पहले चेक कीजिए कि ये वाला से ऊपर वाला आता है कि नहीं आता है। ये दो से दो काट देंगे अगर हम, तो ए बी एक्स आएगा कि नहीं आएगा? आ जाएगा ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या किए कि इसको से इसको काट दिए तो ये वाला मिल गया, यानी हमको 2ab सही है। 2ab, तो ध्यान दीजिए ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी का क्या होता है, यानी एक्स प्लस बी बटा 2 का क्या हो जाएगा। अब बराबर में इधर क्या है, तो बी स्क्वायर बटा 2 दूनी और माइनस ए सी। कोई दिक्कत? एक स्टेप और आगे भी बढ़ेंगे। ए एक्स प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर बराबर में एलसीएम कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। भाग दीजिए कितना बार में, एक बार में एक से बी स्क्वायर में गुना करे तो, अब माइनस यहाँ कुछ न तो भाग दें 4 बार 4 गुने ए सी करें तो क्या होगा 4 ऐसे लिख दें। कोई दिक्कत? अब आप लोग जानते हैं कि इधर जो वर्ग होता है बराबर को उस साइड क्या बनेगा, रूट में बदल देता है ना, रूट में बदलता है ना। तो यहाँ ऐसे लिख सकते हैं इसको, ए एक्स प्लस बी बटा 2 बराबर अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। अब देखिए ए एक्स बराबर, ये जो प्लस में बराबर किस पर है, तो सॉरी एक मिनट, वर्ग जब रूट में बदलता तो प्लस माइनस दोनों होता है, वर्ग जब रूट में होगा तो प्लस माइनस दोनों होता है ना। अब देखिए यहाँ पे ये जो प्लस में बराबर किस पर है तो कुछ में हो जाएगा, हो गया, और फिर प्लस माइनस ये वाला जस के तस रहेगा। देखिए 4 का वर्गमूल तो आपको निकल जाएगा, लेकिन बी स्क्वायर माइनस 4ac का वर्गमूल होता है क्या? नहीं ना होगा। जब इसका मान रहेगा, मान रह के निकाल सकते हैं, लेकिन अगर अभी पूछता कि इसका वर्ग क्या होगा तो अभी पता नहीं है। तो अंडर रूट क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 4 का वर्गमूल कितना, कोई दिक्कत? आप देखिए ए एक्स का ए एक्स बराबर में ये दोनों का वर्गमूल 2 हो गया, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac हो गया। अब इधर देखिए थोड़ा सा, यहाँ क्या है, ये जो x का मान निकालना, हमको x का मान नहीं निकालना था। अज्ञात राशि कौन होता है, x होता है, चर होता है, और चर के रूप में ये कौन है, x है। तो x का मान निकालना, तो क्या करेंगे हम, ये दोनों के बीच में कोई साइन नहीं रहने पर गुना हो जाता है। दोनों के बीच में अगर कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब क्या है, गुना होता है। क्या होता है, तो बराबर की ये साइड है तो क्या करेगा, भाग करेगा। तो यहाँ लिखेंगे इसीलिए x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और बटा में 2, यहाँ जो यहाँ गुन्ना कर रहा था बराबर किस पर है तो क्या करेगा, भाग करेगा। इसी बात को हम लोग क्या करना था, इसी को हम लोग द्विघात सूत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, द्विघात सूत्र है। ये प्रूव्ड हो गया, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।